आज की ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। लेकिन आखिर में भगवान किस तरह से उस बच्ची की जान बचाता है जिससे वो बच्ची एकदम ठीक हो जाती है। और दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत केविन और क्रिस्टी नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि टेक्सास के एक छोटे से शहर में रहा करते थे। इन लोगों की 3 बेटियां थीं, जिसमें की सबसे बड़ी बेटी का नाम एबी होता है जो कि 13 साल की है। उससे छोटी एना जो कि 9 साल की थी और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम एडलिन था वो 6 साल की थी। केविन और क्रिस्टीन का परिवार धार्मिक परिवार था, इसीलिए ये लोग हर संडे चर्च जाया करते थे। इनका भगवान पर अटूट विश्वास था और शायद इसी वजह से इनका पूरा परिवार काफी खुश था। अब क्योंकि केविन एक जानवरों का डॉक्टर था जिसने कि हर तरह के जानवरों के इलाज के लिए अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खोला था। अब एक दिन अचानक एना वोमिटिंग करने लगती है और ये देखकर उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इन लोगों को पहले ही अपने नए बिजनेस को लेकर काफी चिंता हो रही थी और अब एन की भी तबीयत खराब होने लगी थी। अब अगले दिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ एना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रास्ते में क्रिस्टीन नोटिस करती है कि एना का पेट बढ़ रहा है और इसी वजह से उसकी जीन्स की बटन तक बंद नहीं हो पा रही थी। अब डॉक्टर एना का चेकअप कर लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि एना की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। यहाँ पर डॉक्टर एना के पेरेंट्स को एक एलर्जी का नाम बताते हुए कहता है कि शायद हो सकता है एना को इस वजह से ही बीमारी हो रही है और ये बीमारी डेयरी प्रोडक्ट से हो सकती है और इसीलिए डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि वो एना की डाइट से डेयरी प्रोडक्ट और जंक फूड को हटा दें। अब यहाँ पर जब डिनर के वक्त ये लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एबी कहती है कि जब तक एना ठीक नहीं हो जाएगी हम में से कोई भी पिज्जा नहीं खाएगा। अब इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात एना के पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और अब इसीलिए एना की माँ अपने क्लोज फ्रेंड को बुलाकर अपने घर की देखभाल करने के लिए कहती है और खुद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब डॉक्टर एना का चेकअप कर लेता है तो वो कहता है कि एना का बस हाजमा खराब हो गया था और ये बस एक नॉर्मल सी बीमारी है। अब डॉक्टर की ये बातें सुनकर एना की माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे काफी सुनाने लगती है। वो कहती है हम एना को तब तक हॉस्पिटल से लेकर नहीं जाएंगे जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि उससे क्या बीमारी है। खैर, अब अगले दिन वो डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर को अपने साथ लेकर आता है। वो सीनियर डॉक्टर एना की हालत को देखते हुए उसके पेरेंट्स को बताता है कि एना को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी दोनों आंतें आपस में मर्ज हो गई हैं और इसलिए हमें इसकी असली बीमारी का पता लगाने के लिए चेकअप करने होंगे। अब इसके बाद एना की नाक में एक छोटा कैमरा डालकर उसके पेट की जांच की जाती है और इस चेकअप के दौरान एना को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। लेकिन उसके इस दर्द की वजह से उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे थे। यहाँ पर केविन और क्रिस्टी को सपोर्ट करने के लिए उसके रिश्तेदार और उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। चेकअप कर लेने के बाद डॉक्टर एना के पेरेंट्स को बताता है कि एना को एक खास तरह की बीमारी है जिसका नाम इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर है और सबसे बुरी बात यह होती है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ही नहीं था। डॉक्टर उन्हें समझाता है कि अगर जल्द से जल्द एना की ट्रीटमेंट शुरू नहीं की गई तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एना को कुछ दिनों तक नाक में नली डालकर ट्यूब से खाना दिया जाने लगा और इससे एना को बहुत ज्यादा दर्द होता था। डॉक्टर क्रिस्टी और केविन को सलाह देता है कि वो एना को एक ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएं जो कि खास तरह से बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर हैं। वो बच्चों की कैसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मैक्सिको जाना होगा। खैर, अब एना के डैड पैसों की अरेंजमेंट करके एना को मैक्सिको भेजते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर नर्को है, इससे मिलने के लिए हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है भले ही किसी की कंडीशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो। क्रिस्टी कॉल पर कॉल करती रहती है लेकिन फिर भी उसे वेटिंग पर ही रखा जाता है। और अब इन्हीं दिनों के बीच में एना की हालत और भी बिगड़ गई थी। उसके निकले हुए पेट की वजह से वो काफी दुखी रहने लगी थी और अब इसीलिए एना के डैड उसके लिए एक पपी लाते हैं ताकि वो उससे खेलकर अपना मन बहला ले। खैर, अब क्रिस्टी एना के लिए प्रे करने के लिए चर्च जाती है। यहाँ पर कुछ पागल औरतें उससे कहती हैं कि आज एना की ये जो कंडीशन है, एना के पेरेंट्स ने जो बुरे कर्म किए हैं ये उसका नतीजा है और इसीलिए भगवान उसकी सजा एना को दे रहा है। ये बात सुनकर एना की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाद से गॉड पर विश्वास करना ही बंद कर देती है और ना ही उस दिन के बाद उसने कभी प्रे की। अब क्योंकि एना की मॉम और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी इसलिए वो बिना अपॉइंटमेंट लिए मैक्सिको चली जाती है। अब इसके बाद वो डॉक्टर नर्को के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और यहाँ आकर रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी किसी भी तरह से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। अब जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे एना की हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था लेकिन फिर भी वो उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं दे पाती। खैर, अब इसके बाद एना की मॉम एना के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। वहां पर उन्हें एंजेला नाम की एक वेटर मिलती है। वो यहाँ पर एना की ऐसी हालत देखकर कहती है कि एना को जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तब तक तुम मेरे साथ मैक्सिको सिटी घूमने चल सकते हो। अब यहाँ पर क्रिस्टी तो जाना नहीं चाहती थी लेकिन एना के कहने पर वो तैयार हो जाती है। अब
एना मैक्सिको में घूमकर काफी अच्छा महसूस करती है और कुछ देर के लिए वो अपनी बीमारी को भी भूल जाती है। और अब एक दिन जब क्रिस्टी म्यूजियम में घूम रही होती है तब उसे कॉल आती है कि उसकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर नर्को के साथ फिक्स हो गई है। डॉक्टर नर्को के पास बच्चों का इलाज करने के लिए एक अनोखी तकनीक थी। वो अपने पेशेंट के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे, उनके साथ खेल कूद कर उनका इलाज किया करते थे। वो क्रिस्टी से भी बड़े ही प्यार से बात करते हैं और बड़े ही आराम से उसका चेकअप भी करते हैं। उसे इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह होती है कि उनके पास भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। वो उसकी बीमारी को सिर्फ कुछ समय तक रोक सकते थे। उस हॉस्पिटल में एना के पास एक कैंसर पेशेंट भी थी। उसका नाम हेली होता है और हेली कुछ ही दिनों में मरने वाली थी। हेली के डैड उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करते थे, लेकिन क्योंकि हेली ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली थी और इस बात का हेली को भी बहुत ही अच्छे से पता था। अब एक दिन हेली एना से पता करती है कि क्या उसे मरने से डर लगता है, लेकिन एना कहती है कि नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि गॉड हमेशा मेरे आसपास ही रहते हैं। एना हेली को एक गॉड का लॉकेट देते हुए कहती है कि अब से गॉड तुम्हारे साथ भी रहेंगे। और अब ये दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन ये बात हेली के डैड को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो क्रिस्टी से कहती है कि तुम एना को समझा दो, वो हेली को कोई भी झूठे दिलासे ना दिया करे। क्रिस्टी उससे कहती है कि वो दोनों तो बस बच्चे हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कई दिनों तक एना का इलाज करते हैं और अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट उस पर ट्राई करते हैं। वो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एना के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। अब एना अपनी बीमारी से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अपनी मॉम से कहती है कि अब वो मरना चाहती है। वो कहती है मैं किसी भी तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एना के डैड ठीक से घर पर अपनी दोनों बेटियों का ख्याल नहीं रख पा रहे थे और साथ ही उन्हें बिजनेस में भी काफी लॉस हो रहा था। गरीबी इतनी आ गई थी कि ठीक से एवी की स्कूल फीस भी नहीं भरी जा रही थी और इस वजह से उसकी पढ़ाई बंद हो गई थी। अब इसके बाद जब वो अपनी बेटियों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब टिकट के पैसे देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वो पहले ही अपने 2 क्रेडिट कार्ड दे चुके थे जिसमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला और अब इसके बाद वो लास्ट कार्ड को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर एना की छोटी बहन बोलती है कि अगर हम जल्द ही एना के पास ना पहुंचे तो शायद वो मर जाएगी। और उसकी ये बात सुनकर जो कैशियर होता है जब वो लास्ट कार्ड को स्वाइप कर रहा होता है वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है और केविन से कहता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और शायद तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो गया होगा। केविन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो उनकी हेल्प कर रहा है। अब अगले सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो कि हर वक्त रोती रहती है। वो अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तभी वहां पर उसके डैड और उसकी बहनें पहुंचकर उसे सरप्राइज देती हैं और ये देखकर एना को थोड़ा अच्छा लगता है। एना थोड़ी देर तक अपनी फैमिली के साथ खेलकर काफी खुश होती है और अब ये देखकर डॉक्टर एना को डिस्चार्ज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एना यहाँ रही तो उसका डिप्रेशन और भी बढ़ जाएगा और इस वक्त उसके लिए सबसे अच्छा इलाज उसका परिवार है। खैर अब एना की सबसे बड़ी बहन एबी उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर खेलते हुए एक बहुत ही बड़े पुराने पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। एना की हालत ठीक न होते हुए भी वो हार नहीं मानती, वो उस पेड़ पर चढ़ती है। वो ऊपर जाकर एक डाल पर बैठ जाती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि वो डाल टूटने वाली है। अब यहाँ पर एबी एना से कहती है कि वो इस डाल से पहले उतरे क्योंकि वो छोटी है, लेकिन एना उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन एबी की जिद करने की वजह से एना पहले ही आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है उस पेड़ के बीच में एक बड़ा सा होल होता है और एना उसके अंदर गिर जाती है और अब इसीलिए एबी भागते हुए अपनी मोम के पास जाती है और अब इसके बाद उसकी फैमिली जल्द से जल्द हेल्प मंगवाती है और अब इसीलिए उस जगह पर बहुत सारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मीडिया सब लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें 3 घंटे हो चुके थे और एना अभी भी होश में नहीं आई थी और ये देखकर न्यूज रिपोर्टर कहने लगते हैं कि शायद अब वो लड़की इस पेड़ के अंदर जिंदा नहीं होगी। ये बात सुनकर एना की मोम परेशान हो जाती है और इसलिए वो रोते हुए उस पेड़ को पकड़कर प्रे करने लगती है और इसके बाद उसका पूरा परिवार उसे ज्वाइन करता है। यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद एना को उस पेड़ से बाहर निकाल लिया जाता है। एना अभी भी जिंदा थी और जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि एना को बहुत ही मामूली सी खरोंचे आई हैं और वो पूरी तरह से ठीक है। और ये बात काफी अजीब थी कि 20 फीट गहरे पेड़ में गिरने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई थी और वो एकदम ठीक थी। अब कुछ दिन के बाद क्रिस्टी देखती है कि एना का पेट भी अंदर जा चुका है। उसके पेट के अंदर जो भी बीमारी थी अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब एक दिन एना क्रिस्टी को बताती है कि जब वो उस पेड़ के अंदर गिरी थी तो उसने खुद को देखा और वो उसके अंदर नहीं थी और तभी वहां पर उससे एक तितली नजर आई। जब उसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ी तब उसे बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल नजर आया और जब उसने उस जंगल को पार किया तब वो बादलों के बीच पहुंच गई और उन बादलों के बीच उसे गॉड की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ पर एना उन्हें देख तो नहीं पाई, लेकिन गॉड ने एना से कहा कि वो ठीक हो जाएगी और इसीलिए वो ठीक हो गई है। अब अगले दिन ये लोग डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि इन्हें बताता है कि एना के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसकी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी पूरी तरह से हैरान थे और वो कहते हैं कि ये एक चमत्कार है
क्योंकि सीधी सी बात है, विज्ञान जिस चीज को साबित नहीं कर सकता वो उससे मानने से इनकार कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि चमत्कार जैसी चीज होती ही नहीं है। अब इसके बाद जब मीडिया को इस बारे में पता लगता है तो वो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। क्रिस्टीन उनसे कहती है कि ये एक चमत्कार है और ये हमारी प्रार्थना का नतीजा है जिसने कि आज तक उनकी मदद की है। जैसे कि जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची थी तब उसने वहां पर तो मना कर दिया था, लेकिन उसने पर्सनली डॉक्टर नरको से रिक्वेस्ट की थी और इसी वजह से क्रिस्टी को जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गया था। और साथ ही एंजिला जिसने की उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और अब एना ने एंजिला के लिए एक डोल बनाई थी जिसे देखकर एंजिला एना को थैंक यू बोलती है। क्रिस्टी यहाँ पर कहती है कि इस प्रेयर को पूरा करने में उन सभी लोगों का हाथ है जिन्होंने किसी न किसी तरह से उसकी मदद की है। यहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है कि इसका क्या सबूत है कि जो तुम कह रही हो वो सच है। लेकिन यहाँ पर हेली के डैड भी मौजूद होते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी मर चुकी है जो कि एना के हॉस्पिटल में उसी के रूम में थी। लेकिन एना की ही वजह से जब वो मरी तब उसे मरने से डर नहीं लग रहा था क्योंकि एना ने उसे एक होप दी थी और उसी होप की वजह से उनकी बेटी के आखिरी दिन काफी अच्छे बीते थे। उन्होंने एना की हालत को खुद देखा था और ये सारी बातें सुनकर वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वो एना के लिए तालियां बजाने लगते हैं और आखिर में ये पूरा परिवार मिलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी और इसीलिए हमें आखिर में उस असली परिवार को भी दिखाया जाता है जिसके साथ ये घटना घटी थी। और अब इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।